लेकिन इसका जो आइडियल क्रूजिंग स्पीड है 2 लेन में, और इसको जो टॉप स्पीड था मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ अपाचे 164V का एक लॉन्ग राइड का एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस गाड़ी को मैं तकरीबन लास्ट 7 डेज़ में 1500 किलोमीटर चलाया हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ऑटोमीटर में 10,400 किलोमीटर हुआ है। और यहाँ पे जाते हैं तो मेरा जो टॉप स्पीड आया था, देखिए ये 1500 किलोमीटर चलाया हूँ लास्ट 7 डेज़ में। तो 7 डेज़ में 1500 किलोमीटर एक लॉन्ग राइड लेके गया था मैं। और यहाँ पे हाई स्पीड में लेके गया था 116 किलोमीटर। ऑलमोस्ट एक दिन में 200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली चलाया था। वो जो 1200 किलोमीटर था, वो 1200 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 60% मेरा टाउन के एरिया में था, सॉरी टाउन नहीं, एनएच में था। और बाकी का जो 40% वो मेरा था विलेज रोड। नहीं तो विलेज रोड भी ऐसा नहीं है कि पूरा ख़राब रोड है, ख़राब रोड सिर्फ 10% चलाया था। 10 या 20% विलेज रोड, पूरा रस वाला विलेज रोड वहाँ पे चलाया था। लेकिन बाकी का ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि एनएच है, सिंगल वे एनएच है या नहीं तो डबल वे एनएच है। तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, तो इस गाड़ी के ऊपर मैं एक ओवरऑल रिव्यू देना चाहूँगा कि इसका कंफर्टेबल कैसा था, इसका हेडलाइट के ऊपर कैसा था, और इसका सस्पेंशन कैसा था, इसका ब्रेक परफॉर्मेंस कैसा था, और बाकी का कुछ पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका फ्रंट से शुरुआत करता हूँ। तो देखिए आगे का जो टायर है वो 90/90 सेक्शन का मिल रहा है, तो बहुत बेकार है। तो देखिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव करने के लिए गाड़ी को ले रहे हैं, तो जब गाड़ी को परचेस कर रहे हैं, जब डिलीवरी ले रहे हैं, तो इस टायर को बदलवा दीजिए। 100 सेक्शन का लगाए, 110 सेक्शन का मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, तो कम से कम 100 सेक्शन का लगा दीजिए। और पीछे का टायर कीजिए, नहीं तो 140 अगर कर सकते तो 140 कीजिए, क्योंकि उसको अगर चेंज कर देते हैं तो आपका जो माइलेज के ऊपर भी डिपेंड पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो फास्ट एडवाइस है कि आगे का जो टायर है, वो आगे का टायर कम से कम पहले चेंज कीजिए, 100 सेक्शन का लगाइए। और ब्रेकिंग के ऊपर आए तो आगे का ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडलाइट का थ्रो है, हेडलाइट का थ्रो ठीक ठाक है, लेकिन डिपर लाइट का कुछ प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम मतलब सेंस कि अगर सिंगल लाइट सिंगल वे में आप जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर डबल वे में जा रहे हैं तो आपको हेडलाइट लगाना पड़ेगा, तो वही प्रॉब्लम है। लेकिन वही कि डिपर लाइट थोड़ा कम परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू हेडलाइट। इंडिकेटर के ऊपर अगर आते हैं तो इंडिकेटर ठीक ठाक है, इंडिकेटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हैंडलिंग के ऊपर आता है तो हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है। हैंडलिंग थोड़ा सा आगे को झुक के रहना पड़ेगा, जो राइडिंग पोस्चर है आगे की तरफ रहेगा एग्रेसिवली, लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई थिंक आप लोगों को, अगर आपका हाइट 5.6 से ऊपर है तो। कलरिंग तो ठीक ठाक है, मेरा 9 मंथ का जो एक्सपीरियंस है, कलरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर इंजन कूलिंग के बात करूं तो इंजन कूलिंग ठीक ठाक है, क्योंकि मेरा 10-15 किलोमीटर के बाद इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। इंजन का 10-15 तो नहीं, 5-10 भी चला जाता हूं तो वो इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो इंजन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन 10-15 मिनट रख देता हूं तो इंजन का जो गर्मीनेस है वो जो हॉट होता है तो वो धीरे धीरे कोल्ड हो जाता है। तो इंजन ठीक ठाक है। और हॉर्न वगैरह आप सुन सकते हैं, हॉर्न डुअल हॉर्न मिलता है इसमें, हॉर्न भी ज़बरदस्त है और सिंगल स्टार्ट है। तो ओवरऑल जो बेसिक फीचर्स दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर भी ठीक ठाक है, आप एक्स्ट्रा मिरर लगाना नहीं पड़ेगा। वो जो कॉन्केव लेंस आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस आया है, देखिए स्क्रैचेस तो नहीं, कलर फेडिंग हुआ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ अगर होगा तो। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए तो ये कलर का कुछ प्रॉब्लम दिया है मेरे को। और पीछे के तरफ आते हैं तो पीछे का 130 सेगमेंट का टायर मिलता है, ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं। अब अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं तो कर लीजिए। और पीछे का ब्रेकिंग है वो स्किड करता है, 40-50 के स्पीड पे स्किड करता है, 70 के बाद वो इतना स्किड नहीं करता है। और चेन के बारे में बताऊं तो चेन बहुत गंदा होता है, ओपन चेन है, वो तो हर बाइक का साथ है। तो इसके ऊपर चेन कैसे क्लीन करना है, लीव करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। इस गाड़ी में ही किया हूँ कि आगे का जो यहाँ पे है, आगे को इसको कैसे खोल के चेन क्लीन एंड लीव होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। वो कल सस्पेंशन के ऊपर, सस्पेंशन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। इतना लॉन्ग राइड किया हूँ, बहुत उबड़ खाबड़ में किया हूँ, तो सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को अभी तक।
मैं 10,000 एक का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, ये जो लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस वो भी बता रहा हूँ। तो इतना अच्छा नहीं सस्पेंशन मेरा लगा मेरे को। अगर 2 जन बैठ के जाते हैं तो वो उस टाइम आपको थोड़ा सस्पेंशन ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अकेले जाते हैं तो वो सस्पेंशन प्रॉब्लम देगा। मैं 28 PS का जो टायर प्रेशर है वो देख के भी चेक किया हूँ, और 32 को देख के भी चेक किया हूँ, लेकिन वो सस्पेंशन भी ठीक ठाक नहीं लगा मेरे को। और अगर सीट के बारे में बात करूँ तो सीट पीछे का जो पिलियन का सीट है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राइडिंग का सीट आप 40-50 किलोमीटर बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी को मैं लिया हूँ तकरीबन कंटिन्यूसली क्रूजिंग किया हूँ 80-90 के स्पीड पे, ऑलमोस्ट 50-40 किलोमीटर ऑलमोस्ट पूरा इसको क्रूजिंग किया हूँ 80-90 के स्पीड पे। और इसको जो टॉप स्पीड था मेरा इसमें, तो मैं 112 स्पीड तक लेके भी गया हूँ। तो आई थिंक 90 के बाद थोड़ा थोड़ा बबल करता है, आगे का जो वाइब्रेशन तो 70 के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जो आइडियल क्रूजिंग स्पीड है टूर लेन में, तो आप इसको 80-90 पे रखिए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सिंगल रोड पे चला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, तो आप उसमें आप 60-70 पे चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं आएगा। अगर क्लासिक वगैरह होता तो वो 80 के टाइम पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको 70 के बाद सिंगल वे में आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डबल वे में आप 80-90-100 लगा सकते हैं, लेकिन 100 के बाद क्या होता है ना, अगर थोड़ा थोड़ा इधर उधर अगर हवा चला जाता है तो अब उस टाइम आपको प्रॉब्लम करने लगेगा। और इनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, उसमें मैं 80-90 पे क्रूजिंग कर रहा था, तो उसमें भी उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। और सेकंड पॉजिटिव थिंग कि इसका हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा था। और इसका जो मिरर है वो मिरर का भी बढ़िया था, मिरर मेरे का पीछे का व्यू भी दे रहा था। तो ब्रेकिंग इसका बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक में। तो इतना ज़्यादा भी बाइक नहीं चलाया हूँ, NS भी चलाया हूँ। और देखिए डुअल ABS जो आता है वो मेरे को कभी कभी ठीक ठाक लगता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी लगता है कि जो पीछे का तरफ जो ABS नहीं देना चाहिए, कम से कम 160 सेगमेंट की गाड़ी में, क्योंकि फंस जाओगे आप चलाओ फिर फंस जाओगे उससे जो डुअल चैनल ABS है। क्यों क्या होता है ना, अगर ऊबड़ खाबड़ रोड है तो वहाँ पे जो पीछे का जो ABS है वो काम ही नहीं करेगा। आप जिसके पास भी है डुअल चैनल ABS उसको पूछ सकते हैं कि आगे का ब्रेकिंग तो ठीक ठाक लगेगा, लेकिन पीछे का जो ABS है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसका ब्रेकिंग तीसरा गया है जो पॉजिटिव थिंग में। अगर फोर्थ पॉजिटिव के बात करें तो उसका माइलेज मेरे को लॉन्ग राइड में जो पहले जो पेट्रोल डाला था 60% NH एंड 40% लोकल एरिया में, वहाँ पे मेरे को माइलेज मिला था 51, और मेरा जो एवरेज स्पीड था 60-70। और दूसरा बार जब पेट्रोल रिफ़िल किया था तो उसमें मेरा जो एवरेज स्पीड था 80-90, वहाँ पे मेरे को माइलेज मिला है 52। वो ऑलमोस्ट 100% NH था, उसमें गांव का रोड एक भी नहीं था। तो आई थिंक 52 इज़ ए गुड माइलेज इन 160 सेगमेंट, अगर 50+ मिलता है तो ये फोर्थ था इसका जो पॉजिटिव थिंग। और फिफ्थ का पॉजिटिव थिंग अगर आते हैं तो इसका एग्जॉस्ट साउंड और इंजन का जो साउंड है वो फिफ्थ पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव के बारे में आते हैं तो इसका जो पहले नेगेटिव है इसका ये सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है, और पहला नेगेटिव है। फॉर लॉन्ग राइड, मैं लॉन्ग राइड के बारे में बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप फेस करना पड़ेगा। आगे का जो टायर है वो टायर सेक्शन दूसरा नेगेटिव है। और फिर थर्ड नेगेटिव इज़ पिलियन कंफर्टेबल। अगर कुछ भी लगेज लगा के जाना चाहते हैं आप लोग तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। आगे की तरफ आप टैंक बैग भी नहीं लगा सकते, कि ये प्लास्टिक है, अगर लगाते हैं तो छोटा सा लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला नहीं लगा सकते। और मैग्नेट भी नहीं लगा सकते। अगर फोर्थ नेगेटिव के पॉइंट का अगर बात कर रहा हूँ तो वो जो फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है इसका जो हैज़ार्ड लाइट, वो कंपनी फिटेड हैज़ार्ड लाइट पहले से आ जाना चाहिए था उसमें। वो फोर्थ पॉइंट में भी और एक ऐड कर देता हूँ, ये जो गियर इंडिकेटर का जो पोजीशन है, ये जो मीटर कंसोल है, ये ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया है। पिछले 5 साल से अपाची यही वाला दे रहा है। तो पता है कि स्मार्टेक्स कनेक्ट के जो फीचर्स है वो उसमें जो
ये वाला जो पैनल है वो चेंज हो गया है, मीटर कंसोल, लेकिन हर गाड़ी में इसको चेंज कर देना चाहिए। कम से कम तो गियर इंडिकेटर तो ले आना चाहिए इस गाड़ी में। और जो फोर्थ पॉइंट है वो गियर इंडिकेटर एंड हैजर्ड लाइट, ये दोनों इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है। और जो फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है इसका इंजन। ओके, आप बोल सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव में आप इंजन का परफॉर्मेंस बोले और नेगेटिव में भी इंजन का परफॉर्मेंस क्यों बोल रहे। देखिए, नेगेटिव में क्या है ना, इसका जो 70 के स्पीड अगर चला जाते हैं तो 65-70 चला जाते हैं तो इसका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जो कि आप NS में जाएंगे तो इसमें फील कर सकते हैं कि 70-65 के बाद इसका वाइब्रेशन शुरू हुई हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन है 80 के बाद ही चला जाता है। अगर कोई बंदा चाहता है कि विथ पिलियन जा रहा है वो तो 80 के बाद तो क्रूज़ नहीं करेगा ना, वो कम से कम 70-80 में क्रूज़ करेगा, क्योंकि उसको माइलेज भी चाहिए होगा। तो वही प्रॉब्लम है कि 65 से लेके 80 के बीच में ये जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और एक दूसरा इशू मेरे फेस किया था, तो इसमें क्या होता है ना, पावर लॉस हो रहा था। पावर लॉस मतलब इतना ज़्यादा भी पावर लॉस नहीं हो रहा था। वो क्या होता है ना, बीच बीच में अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो झटका दे रहा था। जैसे कि अगर कॉन्स्टेंटली आप 60 के स्पीड में 70 के स्पीड में क्रूजिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे झटका दे रहा था कि हम लोग थोड़ा एक्सीलेटर को 1 सेकंड के लिए छोड़ के दोबारा ले लेते हैं, इस टाइप का झटका दे रहा था। तो मैं उसको सर्विस सेंटर में जाके उसको पूछा कि क्या है, वो अपडेट करके देखे, फ्यूल पंप देखे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरा जो आइडियल का जो स्टार्ट कर दे रहा था तो उस टाइम में कोई भी झटका नहीं ले रहा था। तो वो बोले कि नहीं, फ्यूल पंप ठीक ठाक है, उसका जो टैपेट क्लियरेंस वो वगैरह सब कुछ चेक कर दिए तो वो ठीक ठाक है। लेकिन वही मैं जो लॉन्ग राइड ले रहा, एक्चुअली क्या है ना, उसके बाद जो लॉन्ग राइड से आने के बाद वो प्रॉब्लम मेरे को अभी नहीं लग रहा है। लेकिन उस टाइम जो कंटिन्यूसली जब मैं राइड किया था तो 200-300 किलोमीटर, वो आई थिंक 200 किलोमीटर के बाद 2-3 दिन तक ये इशू मेरे को फील हुआ कि अगर क्रूजिंग करते हैं 60-70 या 80 की स्पीड में, तो उसका जो थोड़ा थोड़ा झटका दे रहा था, वो तो पावर लॉस नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन झटका दे रहा था। तो कंपनी वालों ने इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा उन लोगों को। और सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो सर्विस, जो टीवीएस सर्विसिंग में, अगर देखिए टीवीएस सर्विसिंग में ऐसा एक टीवीएस सर्विसिंग है कि उन लोगों को बहुत छोटा छोटा बच्चे लोगों को रखते हैं और सर्विसिंग एज ए इंजीनियर के हिसाब से। तो वो लोग ठीक से परख नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है। इस इशू के ऊपर मैं उनको बोला तो वो बोल रहे थे कि नहीं, कुछ मेरे को कुछ फील नहीं हुआ था। लेकिन 2-3 बंदे को दिया तो वो बोल रहे कि नहीं, ये इशू है। लेकिन वही कि सिक्स्थ जो नेगेटिव है, सर्विस सेंटर का इशू है। वो भी मेरा 10K का एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ, तो वो 10K में भी वही इशू मैं फील किया हूँ। 5 बार ऑलरेडी सर्विसिंग कर चुका हूँ, लेकिन वही इशू मेरे को लगा कि इसका जो सर्विसिंग का जो है वो बहुत बेकार है। तो ये था मेरा एक ओवरऑल वीडियो कि किस टाइप का मेरा लॉन्ग राइड चला 1200 किलोमीटर विदिन 6 डेज़ में। तो अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो पूछना चाहते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस किया। देखिए, क्वेश्चन मतलब मैं अकेला मेरा मन में जो भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको ही बोल दिया हूँ। लेकिन आपके मन में बहुत सारे लोग देखेंगे तो वो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी में बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इमीडिएटली। 2 से 3 घंटे के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो होप यू गाइज एंजॉयड माय वीडियो। अगर कुछ मन में कुछ प्रॉब्लम है या आपके गाड़ी में कुछ फेस हुआ है तो आप बता सकते। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड whoever wants to buy a new Apache RTR 164B देन उन लोगों को शेयर कीजिए, आपके दोस्त लोगों को, कि क्या क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है ये इसको देखें, उसके बाद गाड़ी खरीदें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सी बाय सी एस।